आज ज्योग्राफी में दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को करने से पहले, इसको पढ़ने से पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ज्योग्राफिकल जो कैलेंडर है उसको याद कर लेते हैं। सबसे पहले इसको याद करना है आपने। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दिख रहा है इरा। इरा मतलब जीवी महाकल्प। दूसरा युग, इपोच, युग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इपोच। तीसरा बताता है कि कब प्रारंभ हुआ। चौथा बताता है कब, लगभग क्या, कितने साल तक रहा। ठीक है, अब क्या करना है आपने, सबसे पहले इसको याद करना है। चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप इसको याद कर लेंगे, आपकी समझ में चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, नंबर एक नंबर पे पढ़ रहे जीवी महाकल्प। महाकल्प जब हम देख रहे हैं इरा में, तो पहली इरा जो हमारी है वो कौन सी है, आर्कियोजोइक। क्या याद करना है, बल्कि अभी याद कर लीजिए क्लास में। वन इज आर्कियोजोइक। 4 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। कितने वर्ष पूर्व, 4 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। लगभग जो अवधि रही इसकी 1.5 अरब वर्ष रही। कितनी रही, अरब का मतलब समझते हैं, अरब का मतलब समझते हैं, कितने जीरो, गिनिए गिनिए भाई। एक मिलियन होता है, एक बिलियन होता है। मिलियन में 6 जीरो होते हैं, बिलियन में 9 जीरो होते हैं। तो ये कौन सा है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी उसके पीछे कितने जीरो, 9 जीरो। इतना समझ में आ गया। ठीक है, आर्कियोजोइक लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। 1.5 अरब वर्ष लगभग इसकी अवधि रही, यानी 1.5 अरब वर्ष तक क्या आर्कियोजोइक चलता रहा। फिर प्रोटियोजोइक लगभग 2.5 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और इसकी 1.91 अरब वर्ष तक क्या रही, अवधि रही। तीसरे नंबर पे पैलियोजोइक। अब इसके साथ यहां से इंपॉर्टेंट होता है, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, यहां से ज्यादा याद करना आपने। ये पैलियोजोइक, इसमें जो पहला इपोच है उसको बोलते हैं प्राइमरी इपोच, यानी प्रथम युग। प्रथम युग लगभग कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, 59 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग 34.2 करोड़ वर्ष तक चलता रहा। मतलब इसकी अवधि रही जो 34.2 करोड़ वर्ष रही। सबसे लंबी अवधि किसकी रही, आंसर पैलियोजोइक की रही। किस युग की रही, आंसर प्रथम युग की। अभी इसका सब डिवीजन करना है हमने, प्रथम युग का भी क्या करना है, सब डिवीजन करना है। तो 34.2 करोड़ वर्ष याद रखना आपने। सबसे लंबी अवधि किसकी रही, आंसर पैलियोजोइक की रही। नंबर 4 पे आ रहा है मीसोजोइक। इसको बोलेंगे द्वितीयक युग या सेकेंडरी इपोच। ये लगभग 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और इसकी अवधि लगभग कितनी रही, 18.3 करोड़ वर्ष रही। कितनी रही। फिर सीनोजोइक। सीनोजोइक टर्सरी इपोच या तृतीयक युग, 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ, 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग इसकी अवधि कितनी रही, 6.3 करोड़ वर्ष रही। ठीक है, फिर नियोजोइक। नियोजोइक मतलब चतुर्थक युग, क्वाटरनरी इपोच, 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है इसकी और अभी भी क्या है, जारी है। अभी काम खत्म नहीं हुआ यहां पर। अभी तो हमने खाली प्रथम युग, द्वितीयक युग, तृतीयक युग, चतुर्थक युग। प्रथम युग किसको बोल रहे हैं, पैलियोजोइक को। द्वितीयक युग किसको बोल रहे हैं, मीसोजोइक को। तृतीयक युग किसको बोल रहे हैं, सीनोजोइक को। चतुर्थक युग किसको बोल रहे हैं, हाँ जी, नियोजोइक को। अब इसका सब डिवीजन करना है। फिर दूसरा काम क्या होता है हमारा, इसके आगे का याद करना अब। ठीक है, तो आपने जब अपना जब नोट्स बना रहे होंगे तो क्या करना है, ऐसे तो लिखना ही है, इसी के सामने एक कॉलम और बना देना आप। क्या करना, और मैं बता देता हूं, नोट्स बने बनाए हैं, इस बुक में बहुत अच्छा बता रखा है। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, ये आ गया। अब ये देखिए, पैलियोजोइक महाकल्प पे आ गए हम। पैलियोजोइक, तो पैलियोजोइक के जब सब डिवीजन करेंगे हम, तो उसको किसमें करेंगे हम, शक में। किसमें, काल जिसको बोलते हैं या पीरियड बोलते हैं।
कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। क्या? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। पहले इसको रट लीजिए, पहले इसको याद कर लीजिए कि पैलियोजोइक के 6 पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं? कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, डिवोनियन है, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। दरअसल ये कहाँ पे हेल्प करेंगे हमें? जैसे माना क्वेश्चन बन गया कि कोयला निर्माणकारी घटना कब प्रारंभ हुई, कब हुई कोयला निर्माण की घटना, तब हम बोलेंगे कार्बोनिफेरस में हुई। अलग अलग घटनाएं कब हुई, अगर पूछता अरावली माउंटेन रेंज कब बना, तो हम उस कैलेंडर में सेट करेंगे उसको कि अरावली माउंटेन रेंज उस काल में बना। ठीक है, कोयला निर्माणकारी घटना इस काल में हुई। एज ऑफ फिश इस काल को कहते हैं, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स इस काल को कहते हैं। तो यानी इसी कैलेंडर से आप पूरे चैप्टर का क्या कर सकते हैं? नोट्स बना सकते हैं। इतना समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। फिर ये बोलता है कब प्रारंभ हुआ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना अवधि क्या देखनी है आपने कि सबसे लंबी अवधि इसमें किसकी रही, किसकी दिख रही है? कैम्ब्रियन की दिख रही है। और सबसे कम किसकी दिख रही है आपको? सिल्यूरियन की दिख रही है। कैम्ब्रियन की लगभग 8.5 करोड़ वर्ष तक रही और सिल्यूरियन की 3। अगर याद कर सको तो बहुत अच्छा है कि भाई 59 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये पैलियोजोइक जो हमने 3rd नंबर पे पढ़ा था, पैलियोजोइक 3rd नंबर पे पढ़ा था, है ना? तो उसका सब डिवीजन हो गया है, उसके 6 पार्ट हो गए। अब अगला वाला अगर हम देखते हैं सीनोजोइक मिसोजोइक महाकल्प, कौन सा? इसको अगर मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें 2 या 3 याद करना है आपने, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। क्या याद करना है? ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। जुरासिक से तो समझ में आ रहा होगा आपके, जुरासिक पार्क अगर आपने देखी होगी, डायनासोर्स का युग, है ना? तो ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस किसका है? शक, मतलब किसका वो है? हाँ जी, मिसोजोइक महाकल्प का। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ? 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। कब समाप्त हुआ? 21.3 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। ठीक है, इसमें भी आपने अवधि देखने की, लगभग 3.5 करोड़ वर्ष क्या रहा आपका? ट्रियासिक रहा। 6.9 करोड़ वर्ष तक जुरासिक रहा और 7.9 वर्ष तक क्रिटेशियस रहा। इसमें भी ये देखना ज्यादा कौन चला? क्रिटेशियस चला, 7.9 करोड़ वर्ष तक चला। कम, सबसे कम कौन सा रहा इसमें? ट्रियासिक रहा। कितना? लगभग 3.5 करोड़ वर्ष। इतना समझ में आ गया? ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। उसके बाद फिर अगला आता है सीनोजोइक। इसमें 2 पढ़ने हैं आपने सीनोजोइक में। ये दिख रहा है, इसमें पैलियोसीन, इयोसीन, और इसने 2 भाग में कर रखा, ओलिगोसीन। 5 पढ़ने हैं, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। क्या क्या पढ़ना है? जब नोट्स बनाएंगे तो एक साथ लिखना है इनको। ये अलग पेज पे आ गया, लेकिन आपने क्या करना है, ये देखिए, सीनोजोइक महाकल्प का पहला क्या हो गया? पैलियोसीन। कब शुरू हुआ? 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। समाप्त कब हुआ? ठीक है, 5.49। कितनी अवधि रही? 1.01 करोड़ वर्ष रही। फिर उसके बाद इयोसीन, इयोसीन कब? 1.69 करोड़ वर्ष अवधि रही। फिर अगर हम आगे आते हैं तो ओलिगोसीन, ओलिगोसीन की 1.34 करोड़ वर्ष रही। मायोसीन की हमारी 1.95 करोड़ वर्ष रही। प्लायोसीन की कितनी रही? 0.31 करोड़ वर्ष रही। इतना क्लियर हो गया? तो ये कौन सा टर्सरी जो इपोच पढ़ रहे थे हम, उसका सब डिवीजन है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, फिर उसके बाद नियोसीन। नियोसीन में हमने क्या करना है? 2 पढ़ने हैं। नियोजोइक को महाकल्प के हमने 2 करने हैं, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। प्लिस्टोसीन और होलोसीन। प्लिस्टोसीन का जो समय रही, अवधि रही, वो 19.89 करोड़ वर्ष रही। और जो होलोसीन है वो अभी जारी है। जब हमसे पूछा जाएगा कि हम किस उसमें हैं, हम किस पीरियड में हैं, तो हम होलोसीन में हैं, अभी जारी है। कब तक चलेगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम किस में? होलोसीन में। तो किसका? नियोजोइक महाकल्प के क्या हो गए? 2 पार्ट हो गए। तो सबसे पहले इस कैलेंडर को याद कर लीजिए। क्लियर हो गया? पढ़ने का तरीका इस चैप्टर को ये है।
ठीक है। फिर उसके बाद अब इसी पे क्या करते हैं, हम नोट्स बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, इसी पर नोट्स बनाए जाते हैं। जैसे जैसे वो बताता रहेगा वैसे वैसे हम उस कैलेंडर पे फीड करते रहेंगे। अगर कहीं पे वो कहेगा कि एज ऑफ फिश, मत्स्य युग किसे कहा जाता है, तो हम लिखेंगे मत्स्य युग। कहीं पे अगर बोलेगा एज ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो हम बोलेंगे कि वर्टिब्रेट का एज किसे कहा जाता है। तो अब सब इसमें आएगा, वो आपने क्या करना है कैलेंडर में, तो साथ साथ अगर कैलेंडर में लिख सको तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति, उनके क्रम तथा व्यवस्था को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। भूगर्भिक संरचना क्या है, भूगर्भिक संरचना क्या है, उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन मेरे ख्याल से 10-12 शब्दों में, कि भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति। रुकिए, फिर क्या करना है आपने, रुकना है। नंबर डाल दिया करें। जैसे कोई डेफिनेशन होती है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो भूगर्भिक संरचना में नंबर 1 पढ़ना हमने चट्टानों की प्रकृति, नंबर 2 पे पढ़ना उनका क्रम यानी चट्टानों का क्रम, और नंबर 3 पे पढ़ना है चट्टानों की जो व्यवस्था है। ये क्रम और व्यवस्था एक साथ बोल सकते हैं, या 3 पॉइंट बना के याद कीजिए कि भूगर्भिक संरचना किसे कहते हैं। तो भू के गर्भ में यानी भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति, उनके क्रम तथा व्यवस्था को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। याद हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह संरचना सामान्यतः पृथ्वी के भीतर होने वाली शक्तिशाली विवर्तनिक शक्तियों, टेक्टोनिक जो शक्तियां हैं, विवर्तनिक शक्तियां, टेक्टोनिक वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, विवर्तनिक शक्तियों का परिणाम होती है। किसी देश की भूगर्भिक संरचना चट्टानों एवं ढलानों के प्रकार और चरित्र, मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुणों, खनिजों की उपलब्धता और भूमिगत जल संसाधनों को समझने में मदद करती है। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, ये भी पता होना चाहिए। अगर हम भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं किसी देश की, तो उससे क्या पता चल रहा है हमको, ठीक है। फिर दोबारा मैंने कहा, जो याद करना, नोट्स बनाने का या दिमाग में रखने का तरीका होता है वो ये होता है कि किसी देश की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन क्यों कर रहे हैं हम। नंबर 1 चट्टानों एवं ढलानों के प्रकार, उसमें पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपने, चट्टानों एवं ढलानों के प्रकार। नंबर 2 चट्टानों और ढलानों का चरित्र, या एक साथ बोल सकते हैं चट्टानों एवं ढलानों के प्रकार और चरित्र। नंबर 2 मिट्टी की भौतिक एवं रासायनिक गुण, मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुण। नंबर 3 खनिजों की उपलब्धता, नंबर 3 खनिजों की उपलब्धता। नंबर 4 भूमिगत जल संसाधनों को समझने के लिए, या भूमिगत जल संसाधन। ये 4 पॉइंट याद रखने हैं आपने इसमें, ठीक है। अगर माना कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी देश की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन क्यों किया जाता है, तो आपने ये आंसर देना है। समझ में आ गया? ठीक है, मदद मिलती है। अतः किसी भी देश का भौगोलिक अध्ययन करने से पूर्व वहां की भूगर्भिक संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर किसी भी देश का हम क्या कर रहे हैं, भौगोलिक अध्ययन कर रहे हैं, भाई आपने देखा होगा ना, अगर हम दक्षिण भारत में जाते हैं वहां काली मिट्टी मिलती है। क्यों मिलती है, क्यों मिलती है वहां पर काली मिट्टी? या हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ की मिट्टी दूसरे किस्म की है। हम तमिलनाडु में जाते हैं वहाँ लाल मिट्टी मिलती है। हम एक क्षेत्र में जाते हैं दक्षिण भारत के तो वहाँ पर काली मिट्टी मिलती है। तो उसके पीछे कारण होंगे ना भाई। गोंडवाना लैंड का जो बना है, गोंडवाना लैंड वो किस चीज से बना है? दरारी उद्भेदन से बना है। वॉल्केनिक क्रियाएं जब हम पढ़ रहे होते हैं तो 2 प्रकार के वॉल्केनो होते हैं। एक विस्फोट के साथ क्या होता है, उद्गार होता है लावा या मैग्मा का, और एक में क्या होता है, शांत प्रकार का उद्गार होता है। तो दक्षिण भारत की जो भूमि बनी है वो किस चीज से बनी है? शांत प्रकार के उद्गार से बनी है। मीन्स लावा निकलता रहा, बहता रहा, बिछता रहा, ठीक है। उसी लावा और मैग्मा से क्या बनी? इग्नियस रॉक बनी। उसी इग्नियस रॉक से क्या बना? उसी टूट फूट से क्या बना? काली मिट्टी बनी। फिर हम अध्ययन करते हैं जी काली मिट्टी को रेगुर बोलते हैं। फिर हम बोलते हैं कि काली मिट्टी क्या है, कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन कपास की खेती के लिए अच्छी है इतना सफिशिएंट नहीं है। वो काली मिट्टी आई कहाँ से, उसको पढ़ना पड़ेगा। तो उसको पढ़ने के लिए हमें ये समझना पड़ता है पूरा। इतना समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक। दरअसल जब हम बुक पढ़ रहे होते हैं ना तो बड़ी बोरिंग होती है वो। उसको आपने इंटरेस्टिंग बनाना है, तब जाके आपकी समझ में आएगा। रुक रुक कर पढ़ना है, कोई बहुत जल्दी में नहीं पढ़ना है। जल्दी में पढ़ेंगे तो अखबार जैसा हो जाएगा, कुछ नहीं, दिमाग में कुछ नहीं आएगा। रुक रुक के पढ़ेंगे, पॉइंट बना बना कर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। भूगर्भिक समय सारणी, ये मेरे ख्याल से मैंने बता ही दिया। ये उसकी
डेफिनेशन बता रहा है कि कैसे कैसे, पर फिर भी एक बार देख लेता हूं मैं कि भूगर्भिक संरचना के अध्ययन से पूर्व भूगर्भिक समय सारणी का ज्ञान प्राप्त कर लेना समीचीन मतलब सही होता है। क्या होता है? समय सारणी। भूगर्भिक अभिलेखों को यूरोप में विकसित भूगर्भिकीय समय सारणी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस आधार पर पृथ्वी के इतिहास को 5 महाकल्पों यानी इराद, 4 युगों यानी इपोच और 16 कालों व शकों में विभक्त किया जाता है। बस अब ये याद कर लीजिए, महाकल्प कितने हैं? 5 हैं। इपोच कितने हैं? 4 हैं। काल और शक कितने हैं? पीरियड्स कितने हैं? 16 हैं। ठीक है। फिर आर्कियोजोइक तथा प्रोटेरोजोइक जो हमने कैलेंडर में पढ़े उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि आर्कियोजोइक तथा प्रोटेरोजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। फिर यहां से आपने एक क्वेश्चन बना देना है। अगर आपको क्वेश्चन बनाना आ गया बुक से तो समझ लीजिए आप एस्पिरेंट बन गए। और हर जगह पर रुककर आपने क्या करना है? क्वेश्चनिंग करनी है, पढ़ना नहीं है, खाली क्वेश्चनिंग कीजिए अपने आप से। जैसे मैंने ये वाला पॉइंट पढ़ा, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में कौन कौन से महाकल्प को सम्मिलित किया जाता है? तो आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में किस किस को शामिल किया जाता है? तो आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक महाकल्प को शामिल किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आगे, भारत में धारवाड़, छोटा नागपुर, कुडप्पा समूह, दिल्ली क्रम की चट्टानों एवं अरावली पर्वत का विकास इसी महाकल्प में हुआ था। यानी ये भारत की नहीं, विश्व की प्राचीनतम क्या है? जैसे माना अगर मैं अरावली की बात कर रहा हूं तो वो खाली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में नहीं है, वो विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से, मतलब पृथ्वी की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो जब हम कैलेंडर में देख रहे थे, थोड़ा नीचे करेंगे, जैसे ये दिखाइए मुझे, आर्कियोजोइक प्रोटेरोजोइक ना, तो सोच लीजिए जब आप राजस्थान में जा रहे होते हैं या राजस्थान में अरावली माउंटेन रेंज देख रहे होते हैं या दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पर जब आप चढ़ रहे होते हैं, और उस पहाड़ी का नाम क्या है? रायसीना हिल्स। जब आप रायसीना हिल्स पर होते हो तो जो एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट होगा ना, वो खाली देखता नहीं है चीजों को, वो महसूस करता है उसको कि ये 4 अरब वर्ष पूर्व, कितने? 4 अरब वर्ष पूर्व या 2.5 अरब वर्ष पूर्व की क्या है, मतलब पृथ्वी में जो निर्माण हुए अरावली माउंटेन रेंज, उन माउंटेन रेंज को देखकर आपने महसूस करना है कि ये 4 अरब या 2.5 अरब, 3 अरब, 4 अरब साल पुरानी क्या है? पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जब आप हिमालय को देखेंगे तब आप बोलेंगे ये तो यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, हालांकि उसका भी जो समय है ज्योग्राफी में बहुत पुराना है, लेकिन उस हिमालय की तुलना में, अगर हिमालय की एज हम निकालते हैं, उसकी तुलना में अरावली और दिल्ली क्रम की चट्टानें जो है वो बहुत पुरानी है। क्या है? तो उस अरावली के सामने जब राजस्थान में आप जा रहे होंगे तो उस अरावली के सामने आपने देखना है और फिर महसूस करना है कि आज अरावली भले ही बहुत छोटी दिख रही है, आज भले ही वो अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है, रेजिडुअल माउंटेन्स का उदाहरण है, लेकिन जब उनका निर्माण हुआ होगा तब उनकी हाइट क्या रही होगी? ऊंचाई कितनी रही होगी? बहुत ज्यादा रही होगी। फिर क्या हो गए? करोड़ों साल, अरब बोल रहे ना हम, अरबों सालों में वो घिस घिस कर, यानी क्या हुआ होगा? उसमें लैंडस्लाइड हुआ होगा, इरोजन हुआ होगा, बारिश पड़ी होगी, हवा चली होगी, घिस घिस कर क्या हो गई? वो छोटी हो गई। तो उसके छोटे आकार से आपने ये नहीं देखना है वो उसका बुढ़ापा है, उसकी जवानी और उसका जो बचपना होगा, जो जब बनी होगी वो, तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा रही हो। इतना समझ में आया? या जहाँ पे आज राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स पर, उसकी हाइट भी बहुत ज्यादा रही होगी। आज वो घिस घिस कर कहाँ हो गया? आज थोड़ी सी चढ़ाई रह गई बस जब राष्ट्रपति भवन में जाते हैं। तो ये फील करना है आपको, ठीक है? मैं तो जब दिल्ली में एक पार्क से जा रहा था, या जब मुझे वो दिल्ली क्रम की चट्टानें दिख रही थी और गारे वाली मिट्टी दिख रही थी, तो मैंने महसूस किया उसे कि अरबों वर्ष पुरानी क्या है ये, अरबों साल पुराना पत्थर है, अरबों साल पुराना क्या पहाड़। जब आप महसूस करोगे तब जाके आपको क्या होगा? उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है? तो क्या क्या है अब आपने ये बोलना है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में क्या क्या? धारवाड़ कहां पड़ा था हमने? धारवाड़ कहां पड़ा था? अभी मैं मैप में दिखाऊंगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां है, कारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां है, कुडप्पा कहां है ना?
लेकिन धारवाड़ दूसरा छोटा नागपुर। धारवाड़ हमने कहां पढ़ा था? कर्नाटक में, कर्नाटक में पढ़ा था। छोटा नागपुर कहां पढ़ा था हमने? झारखंड में पढ़ा था। मैप रीडिंग का यही फायदा होता है कि झारखंड में हमने छोटा नागपुर पढ़ा था, बल्कि उसमें क्वेश्चन भी लिखाया था, छोटा नागपुर पठार की रानी किसे कहते हैं? नेतरहाट को कहते हैं। किसको कहते हैं? नेतरहाट को कहते हैं। फिर कुडप्पा समूह, अब ये इसका मैप देखेंगे हम। फिर दिल्ली क्रम की चट्टानें, अब इसको याद कर लीजिए आप। क्वेश्चन अब क्या बनेगा? माना यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा होगा तो वो बोलेगा कि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की भारत में जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पे लिख दिया मैंने धारवाड़, नंबर 2 पे लिख दिया मैंने छोटा नागपुर, नंबर 3 पे लिख दिया मैंने कुडप्पा समूह, नंबर 4 पे लिख दिया मैंने दिल्ली क्रम की चट्टानें, और नंबर 5 पे लिख दिया मैंने अरावली पर्वत। और यूपीएससी का पैटर्न आप समझ रहे होंगे। तुक्केबाज जो थे उनका समय खत्म हो गया अब, क्योंकि पहले एलिमिनेट करके निकाल देते थे। अब अगर आपको पता है ये पांचों हैं तो ऑप्शन ऐसे ही होंगे कि 3 सही हैं, 5 सही हैं, 2 सही हैं, कोई भी सही नहीं है। तो अगर आपको पता चल गया ये पांचों हैं तो आपका आंसर बिल्कुल आपको रोक नहीं सकता कोई नंबर देने से। समझ में आ गया? एक बार मुंह से दोहराइए। नंबर 1 पे क्या बोला? नंबर 2 पे, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 याद हो गया। और इसके साथ क्या याद करना है? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। क्या याद करना है? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। और साथ में जो आपने कैलेंडर बनाया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब कैलेंडर बनाएंगे, इसे दिखाइए, जब आप कैलेंडर बनाए ना पूरा दिखाइए इसको। तो जैसे आपने ये बनाया था ना आर्कियोजोइक, प्रोटियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक, इसके आगे आपने ये भी लिखा था प्राइमरी सेकेंडरी, इसके आगे आपने प्रारंभ और अवधि लिखी थी। प्रारंभ को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैंने कहा 2 कॉलम और बना देना, मतलब 2-3 कॉलम और बना देना और एक बड़ा कॉलम बनाना। जैसे ये बोलेगा कि कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, तो लिखना चाहो तो लिख लो। वैसे अवधि लिखना 1.5 अरब वर्ष इसकी अवधि रही। साथ में ये लिखना कि इन अवधि में क्या क्या हुआ। क्या? प्री कैम्ब्रियन, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं? प्री कैम्ब्रियन बोल रहे हैं ना। तो इस अवधि में क्या क्या हुआ, तो जो भारत में हुआ वो हमने उस कॉलम में लिख देना है। क्या करना है? एक तो इसका डिवीजन करना, सब डिवीजन करना प्राइमरी इपोज का। उसके आगे फिर क्या करेंगे? एक तो मोटा मोटा लिखना है कि पैलियोजोइक में क्या हुआ। एक फिर प्राइमरी इपोज का जब सब डिवीजन करेंगे, हम 6 पार्ट में बांटेंगे, तो उन 6 पार्ट में भी हम ये देखेंगे कि किस काल में कौन सी विशेष घटना घटित हुई। समझ में आया? तो वो नोट्स में बना देना आपने। एक बार नोट्स बन जाएंगे आपके तो आसानी से याद हो जाएगा। अभी करना है, अभी क्लास के बाद आपने नोट्स बनाने। ठीक है, आगे बढ़िए भाई। ये पूरा हो गया था? नहीं हुआ? कहां पे थे हम? ठीक है, इसे अजैविक महाकल्प यानी एजोइक इरा भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन बन गया यहां से, एजोइक इरा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प को हम किस नाम से भी जानते हैं? एजोइक से। एक क्वेश्चन फिर ये बन गया, इस काल में पेंजिया का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? अब ये अजीब सा शब्द आ गया आपके सामने, पेंजिया क्या है? तो मैं हल्का सा अभी इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि जो पृथ्वी है उसमें जो हम आज देख रहे हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट वगैरह देख रहे हैं, महासागर देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले समस्त भूखंड जो था वो पृथ्वी के नीचे था और ऊपर जो था वो पूरा महासागर था। क्या था? महासागर था। नीचे का जो भूखंड था उनको जोग्राफर ने जो नाम दिया वो क्या दिया? पेंजिया। क्या नाम दिया है? और जो ऊपर का महासागर है उसको नाम दिया है पूरा पेंथालासा। क्या नाम दिया है? तो 2 नाम याद रखना है आपने। जो भूभाग है पृथ्वी के नीचे, जैसे आज अंटार्कटिका दिख रहा है ना हमें, सारे कॉन्टिनेंटों को मिला दो जिग्सॉ फिट और उसको मिला के कहां रख दो? पृथ्वी के नीचे ले आओ और उसको बोलो पेंजिया। और ऊपर पूरा पानी पानी कर दो और उसको बोलो क्या? पेंथालासा। और फिर उसके बाद जब हम थ्योरी पढ़ेंगे आगे, वैगनर को पढ़ना है हमने और प्लेट टेक्टोनिक पढ़नी है, हैरी हेस की बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि इनमें ड्रिफ्ट हुआ, फिर ये सारे कॉन्टिनेंट क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुए? ऊपर की तरफ चले, फिर उनमें भी विखंडन हुआ। तो कहीं पर अटलांटिक ओशन बना, कहीं पर क्या बना? पैसिफिक ओशन बना,
और कहीं पर तो ऐसा था कि ओशियन, दो भूखंडों के बीच में, जैसे गोंडवाना लैंड और यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथिस सागर था, वो टेथिस सागर हट गया और उस टेथिस सागर का जो सेडिमेंटेशन था उससे क्या हुआ, दो प्लेटों के टकराने से, यानी गोंडवाना के यूरेशियन प्लेट के नीचे घुसने से एक फोल्ड पड़ा, उससे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सब बात की बातें हैं। अभी पहले ये जो चैप्टर है, ये शिशु अवस्था वाला चैप्टर है, तो उसमें ये समझ लीजिए कि प्ले ग्रुप टाइप पढ़ रहे हैं हम अभी, जैसे प्ले ग्रुप में पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी को, वैसे ही पढ़ रहे हैं। तो एजोइक याद किया आपने, दूसरा आपने क्या किया, पेंजिया का निर्माण किस काल में हुआ, तो आप आंसर देंगे तो एजोइक इरा में बोलेंगे, या आप क्या बोलेंगे, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुआ। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे बढ़िए भाई। बाकी फिर अब पैलियोजोइक महाकल्प को 6 शकों में विभक्त किया गया। ये मैंने आपको कैलेंडर बता दिया कि कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। पहले मुंह टंग पर आनी चाहिए वो 6 की 6 चीजें। क्या आनी चाहिए? जैसे ही आपसे बोला कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, और इसको तब तक दोहराते रहिए जब तक कि वो टंग पे नहीं आ जाती। जब तक क्या नहीं आ जाती? टंग पे नहीं आ जाती। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। क्या होता है कि सफलता के 3 ही तरीके होते हैं कंपटीशन में। अगर आपको सफल होना है तो 3 तरीके होते हैं सफल होने के। नंबर 1 होता है रिवीजन। क्या होता है? नंबर 2 होता है रिवीजन, और नंबर 3 होता है रिवीजन। तीनों तरीके समझ में आ गए? जितना रिवाइज करोगे उतना बड़ा पद पाओगे। और क्या होता है, तकलीफ होती रिवाइज करने में, लेकिन आपने उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक रिवाइज करना है कि आप चाय पी रहे हैं और अचानक से मैंने क्या पूछा आपसे, इसको नीचे करो, छोटा करो इसे। अचानक से मैंने आपसे पूछा कि पैलियोजोइक महाकल्प के 6 पार्ट बताइए, और आपने सीधे क्या कर दिया, जल्दी जल्दी बोल दिया कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। और साथ में आपने मुझे, अच्छा बच्चा वो होगा, अच्छा एस्पिरेंट वो माना जाएगा जो बता देगा कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ, कितने वर्ष उसकी अवधि रही। अगर ये बता दे तो सोने पे सुहागा, तब तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। यही कैलेंडर हम जूलॉजी में भी पढ़ते हैं, यही कैलेंडर हम जियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, यही कैलेंडर हम बॉटनी में भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि खाली ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, ये हर जगह पर काम आता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद आगे आइए भाई। मीसोजोइक महाकल्प को 3 कालों में विभक्त कर दिया, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। पहले ऐसा याद करना है, फिर उसके बाद उसकी अवधि याद करनी है, फिर मतलब कब प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ, अवधि कितनी है, ज्यादा कौन रहा, कम कौन रहा, और फिर एक बार ओवरऑल उनमें सबसे लंबी अवधि किसकी रही जब सब डिवीजन कर दिया हमने, इनमें सबसे लंबी अवधि किसकी रही और सबसे कम अवधि किसकी रही, यह भी प्रश्न है। क्लियर हो गया? मैं पेपर बना के दूंगा, जब आपको ये चैप्टर आप ढंग से पढ़ लेंगे उसके बाद मैं पेपर बना के दूंगा, तब आप समझेंगे कि यूपीएससी की सोच कहां तक होती है, लोक सेवा आयोग में जो पेपर बनते हैं वो कहां तक सोचते हैं। होता कुछ नहीं है, होता बुक से ही है, बस आपको दिखता नहीं है। वो दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि आप क्वेश्चनिंग नहीं करते। क्वेश्चनिंग करना सीखे, ठीक है। फिर सिनोजोइक और नियोजोइक महाकल्प तो क्रमशः 5 और 2 कालों में। फिर सिनोजोइक महाकल्प, आप चाय पी रहे हैं, अचानक से मैंने पूछा आपसे कि सिनोजोइक के बताइए भाई कौन कौन से हैं, तो पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है, ये याद हो गए। फिर इनका ये टाइम पीरियड वगैरह याद कर लिया आपने। आगे बढ़िए। फिर नियोजोइक सबसे आसान यही है, प्लिस्टोसिन, होलोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? यही है, इसके बाद नीचे नहीं है। अच्छा, ध्यातव्य है कि भारत के भूगर्भ की अभिलेख पूरी तरह से यूरोप के अभिलेख से मेल नहीं रखते हैं। तो भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के विद्वान सर टी हॉलैंड ने प्रमुख विषम विन्यास के आधार पर भारत के भूगर्भ के इतिहास को 4 वृहद भूगर्भीय कल्पों में वर्गीकृत किया है यथा। अब भाई ये मेंस का क्वेश्चन हो गया, इसको कैसे पढ़ना है आपने? इसको मेंस के हिसाब से पढ़ना है। थोड़ा नीचे छोटा कीजिए, इसे छोटा कीजिए। जब तक स्मार्ट बोर्ड नहीं आता तब तक ऐसे ही काम चलाइए ना। 2015 से ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम लोग, 2015 से। ठीक है, तो भारत के भूगर्भ की अभिलेख पूरी तरह से यूरोप से मेल नहीं रखते हैं।
और भारत के भूगर्भ के इतिहास को 4 वृहद भूगर्भीय कल्पों में। अब देखिए जैसे उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं ना आप, तो खाली इतना ही पूछेगा वो भारत के भूगर्भीय इतिहास को कितने भूगर्भीय कल्पों में विभक्त किया गया, तो आपने ऐसे याद करना है। कौन सा? नंबर 1 आद्य महाकल्प, नंबर 2 पुराण महाकल्प, नंबर 3 द्रविडियन महाकल्प, नंबर 4 आर्य महाकल्प। बस इतने में आपका 2 नंबर मिल गया अगर आपने इतना लिख दिया। पीसीएस में मेंस में आपसे पूछेगा कि भारत के भूगर्भ के इतिहास को कितने कल्पों में, भूगर्भीय कल्पों में विभक्त किया गया, वर्गीकृत किया गया है, तो आपने 4 चीजें लिखनी है। आपने ये लिखना है कि भारत के भूगर्भ के इतिहास को 4 भूगर्भीय कल्पों में विभक्त किया। नंबर 1 आद्य महाकल्प, पुराण, द्रविडियन और आर्य। याद करना भी आसान है, आपके मिलते जुलते शब्द हैं। आद्य पुराण, पुराण आप समझते हैं। नंबर 3 द्रविडियन और नंबर 4 आर्य। ठीक है। भारत एवं यूरोप के भूगर्भीय मापों में साम्यता स्थापित करते हुए कालखंडों को फिर सारणी बता रखी है, सारणी दिखाई है। बस अगर आपने ये बना दिया, माना 125 शब्दों में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़ा और छोटा करोगे इसे, पहले छोटा करो, इसके आगे भी है दिखाना, इतना ही है, थोड़ा और छोटा करो, पूरा पूरा आ जाए ताकि। ठीक है। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण आपने पहले यही सीखना है बनाना। क्या सीखना है? ये बनाना आ गया तो आप लिख लोगे। तो पहले आपने ये बनाना सीखना है। आद्य महाकल्प, पुराण महाकल्प, द्रविडियन महाकल्प, आर्य महाकल्प, ये अभी 4 पढ़े हमने। आद्य महाकल्प में क्या आता है? आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। कौन आता है? आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। पुराण महाकल्प में क्या आता है? कुडप्पा क्रम। कुडप्पा क्रम के 2 पार्ट हो गए, निचली कुडप्पा, ऊपरी कुडप्पा। इसी में पढ़ना हमने विंध्यन क्रम, निम्न विंध्यन और निम्न विंध्यन समूह, ऊपरी विंध्यन समूह। 2 पार्ट हो गए विंध्यन क्रम के भी। फिर दिल्ली क्रम, हिमाचल क्रम। ये अपने आप में प्रश्न है। आद्य महाकल्प में क्या क्या है? आर्कियन, धारवाड़। पुराण महाकल्प में कौन कौन से हैं? पहले मोटा मोटा पढ़िए, कुडप्पा, विंध्यन, दिल्ली, हिमाचल। क्या पढ़ा हमने? कुडप्पा, विंध्यन, दिल्ली और हिमाचल। फिर द्रविडियन महाकल्प में क्या पढ़ा हमने? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस। क्या पढ़ा? कार्बोनिफेरस के फिर 3 पार्ट पढ़े हमने, ऊपरी कार्बोनिफेरस, मध्य कार्बोनिफेरस, निचली कार्बोनिफेरस। वो बात की बात है, पहले मोटा मोटा याद कीजिए। द्रविडियन में क्या क्या पढ़ रहे हैं हम? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस। क्लियर हो गया। फिर आर्य महाकल्प में क्या पढ़ रहे हैं? सबसे ज्यादा इसी में पढ़ना हमने। आर्य महाकल्प की चट्टानों में क्या क्या पढ़ रहे हैं? गोंडवाना, ऊपरी कार्बोनिफेरस, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, दक्कन ट्रैप पढ़ रहे हैं। तृतीयक जीव, टर्सरी क्रम और चतुर्थक क्वाटरनरी क्रम, क्वाटरनी पोच। इसको फिर सब डिवीजन कर रहे हैं। इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, निचला प्लायोसीन अथवा शिवालिक क्रम। चतुर्थक को फिर कर रहे हैं प्लिस्टोसीन क्रम, आधुनिक एवं होलोसीन क्रम। यानी इसमें सबसे ज्यादा किसमें पढ़ रहे हैं हम? आर्यन महाकल्प में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं? अब पहले क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, फिर अब इसको जब डिटेल पढ़ रहे होंगे तब आपकी समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है। समझ में आ गया? पर मैंने कहा अगर आप इतना बना देते हैं और अगर वो 8 नंबर का क्वेश्चन है या अगर वो 16 नंबर का क्वेश्चन पीसीएस में है, तो ये समझ लीजिए ये देखने के बाद पता चल जाता है कि आपको आधा नंबर देना चाहिए इसमें। लगभग 8 में से 3 नंबर, 4 नंबर आपके यहीं से पक्के हो गए। अब उसके बाद आप क्या लिखते हो, 2 नंबर और खींच पाते हो कि नहीं खींच पाते, 3 नंबर और खींच पाते कि नहीं खींच पाते, फिर वो आपके लेखन पर होगा। ठीक है। पहले फ्लो चार्ट, जिसे बोलते हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण बताना चाह रहे हैं। भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण जब आपके पास प्रश्न बना तो सबसे पहले इसको बना दीजिए और उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए।
तो वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने अच्छी शुरुआत कर दी तो आधा काम हो गया, यानी आधा नंबर आपको मिल गया। अब आधा नंबर क्या करना, और मतलब जैसे अगर खाली इसी क्वेश्चन से तय होता तो आप अलाइड में आ गए, निचली जो सर्विसेज है वहां पर आ गए। अब ऊपर की सर्विस लेने के लिए आपको अब लिखना पड़ेगा नीचे। और लेकिन समस्या क्या होती है, वर्ड लिमिट क्या होती है। ऐसा नहीं कि 5000 शब्दों में समझा रहे हो आप, एक ही क्वेश्चन को समझा रहे हो। जितना वर्ड लिमिट होगी पीसीएस में खासकर, उतने में ही समझाना है आप, और वही थोड़ा कठिन काम होता है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए भाई, ये बाद में पढ़ेंगे हम, क्या आप जानते हो। भारत का भूगर्भिक इतिहास बताता है कि यहां पर प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानों तक पाई जाती हैं। आर्कियन एवं प्री कैम्ब्रियन युग की प्रायद्वीपीय चट्टानें भी यहां पर मिलती हैं। अब प्रायद्वीपीय चट्टानें, फिर याद रखना आपने आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन, क्या आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन युग की प्रायद्वीपीय चट्टानें भी यहां पर मिलती हैं। दूसरी ओर क्वाटरनरी युग की नवीनतम चट्टानें कांप मिट्टी के निक्षेप, कांप मिट्टी की परतदार निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। इस भूगर्भिक संरचना की विशेषताओं ने भारत के 3 स्पष्ट वृहत भाग प्रस्तुत किए हैं। पहले इसको समझ लीजिए, जो स्टार्टिंग कर रहा है ना, मतलब मेंस में भी जब आप लिख रहे हैं तो पहले यहीं से कर रहे हैं कि भारत के भूगर्भिक इतिहास से यह पता चलता है, या भूगर्भिक इतिहास यह बताता है कि यहाँ पर प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानों तक क्या है, मौजूद है इस देश में। फिर क्या करेगा, प्राचीनतम का एक उदाहरण उठाएगा, फिर नवीनतम का उदाहरण उठाएगा। प्राचीनतम में क्या उठाया उसने उदाहरण, प्री आर्कियन एवं कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन युग की प्रायद्वीपीय चट्टानों भी यहां मिलती हैं। यानी प्राचीनतम का क्या किया उसने, एक एग्जाम्पल उठाया कि प्राचीनतम का क्या मिलता है भारत में, तो आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन युग की प्रायद्वीपीय चट्टानें पाई जाती हैं। और नवीनतम में क्या उठाया उसने, क्वाटरनरी इपोच, जो चौथा युग पढ़ा था हमने कैलेंडर में, क्वाटरनरी इपोच की नवीनतम चट्टानें, कांप मिट्टी के निक्षेप, कांप मिट्टी के परतदार निक्षेप यहां पर पाए जाते हैं। यह नवीनतम का उदाहरण दे दिया। इन भूगर्भिक संरचनाओं की विशेषताओं ने भारत को 3 स्पष्ट वृहत भाग प्रस्तुत किए हैं यथा, नंबर 1, आगे बढ़िए, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 2 उत्तर का विशाल पर्वतमाला, और नंबर 3 उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। क्या क्या पढ़ा हमने, नंबर एक दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 2 उत्तर की विशाल पर्वतमाला, नंबर 3 उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। अब आइए दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार पे। प्रायद्वीपीय भारत प्राचीनतम से लेकर प्राचीन चट्टानों का बना है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में भूपृष्ठ के शीतलन और दृढ़ीकरण से हुआ। यह भाग कभी भी समुद्र में पूर्णतया नहीं डूबा और इस पर विवर्तनिक बलों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इस भाग की नदियां प्रौढ़ अवस्था में पहुंचकर आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। आईएएस जब 1995 में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, 1995 से 2023 में बहुत अंतर आ गया है 2023 में। पर मैं बोल रहा हूं कि उस जमाने में भी ऐसा प्रश्न पूछा गया कि किसका भाग है, आंसर गोंडवाना लैंड का भाग है। छोटा करो इसे। प्रायद्वीपीय भारत, अब फिर दोबारा ध्यान दीजिए, प्रायद्वीपीय भारत प्राचीनतम से लेकर प्राचीन चट्टानों का बना है। प्राचीनतम हो गई सबसे पुरानी और प्राचीन हो गई पुरानी, यानी सबसे पुरानी चट्टानें तो हैं ही और पुरानी भी हैं चट्टानें। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में भूपृष्ठ के शीतलन और दृढ़ीकरण से हुआ है। मतलब कुल मिला के ये बताना चाह रहा है कि ये लावा के शीतलन, लावा और मैग्मा के शीतलन और दृढ़ीकरण से इसका निर्माण हुआ है। जब क्या होता है, नीचे से क्या आ रहा होता है, मतलब वॉल्केनिक क्रिया चल रही होती है, माना दरार पड़ी, तो जब तक वो वायुमंडल के संपर्क में नहीं आया तब तक उसका नाम मैग्मा है। तब तक क्या है उसका नाम, जैसे ही वो बाहर आया, धरती से बाहर आया, तब उसका नाम क्या बोलते हैं हम, लावा। क्योंकि जब उससे पॉइजनस गैसेस, वाटर वेपर वगैरह ये सब निकल जाती है तो हम उसको बोलते हैं लावा। अब भाई जब मैग्मा निकल रहा है तो मैग्मा भी ठंडा होगा नीचे,
और लावा बाहर आकर तो ठंडा होगा, वायुमंडल के संपर्क में आएगा तो ठंडा हो गई। अंतर यह होता है कि जब लावा बाहर आ गया तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी दृढ़ हो जाता है। जब लावा बाहर आएगा तो क्या होगा, वायुमंडल के संपर्क में जैसे ही आएगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगी और बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन धरती के अंदर जब मैग्मा क्या हो रहा होगा, ठंडा हो रहा होगा, तो वो धीरे धीरे होगा। क्या होगा, तो क्रिस्टल के आकारों पर फर्क पड़ता है। मींस जब जल्दी ठंडा होगा तो क्रिस्टल अलग प्रकार के होंगे, और जब आराम आराम से ठंडा होगा तो क्रिस्टल जो रॉक्स बनेंगी उनके क्रिस्टल क्या होंगे, अलग प्रकार के होंगे। बने हुए एक ही चीज से, मतलब मेंटल से क्या निकला, ये बताया जाता है ना, मैग्मा लावा जो भी है कहां से आ रहा है भाई, अर्थ क्रस्ट है, बाहरी खोल जो है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर है। तो मेंटल से माना क्या आ रहा है, मैग्मा आ रहा है, लावा आ रहा है, तो वो धरती के नीचे भी ठंडा हो रहा है और धरती के बाहर आकर भी ठंडा हो रहा है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। यह भाग कभी भी समुद्र में पूर्णतः नहीं डूबा और इस पर विवर्तनिक बलों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इस भाग की नदियां प्रौढ़ अवस्था में, जो दक्षिण भारतीय नदियां हैं वो प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी हैं और अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। जैसे आपकी हिमालयी नदियां हैं, तो इन्होंने अभी आधार तल को प्राप्त नहीं किया, अभी तो चल रहा है इरोजन। आप देख रहे होंगे हिमालय में वी शेप वैली दिख रही होगी, कहीं पर आई शेप वैली दिख रही होगी। एक समय आएगा जब क्या होगा, आधार तल को प्राप्त कर लेंगी नदियां, मतलब अब उससे नीचे नहीं काट सकती। आधार तल का मतलब क्या हो गया, आधार तल मतलब अब उससे नीचे नहीं कटेगी, उससे नीचे नहीं जाएंगी वो नदी। जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो कई बार नहीं होता, बहुत हाइट पर होते हैं आप, तोता घाटी पे जा रहे हैं, लेकिन बगल में जब आप देख रहे हैं तो गोल पत्थर पेबल्स दिख रहे हैं आपको, और नदी बिल्कुल कैसी दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल पतली सी दिखाई दे रही है, यानी आप बहुत हाइट पर हो। तोता घाटी सुना है भाई, जब आप पहाड़ों की तरफ जाते हैं पेबल्स लगे हुए, मतलब गोल पत्थर लगे हुए, और गोल पत्थरों का निर्माण केवल और केवल नदियों के द्वारा ही होता है, और कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है कि पत्थर गोल हो जाए। तो वो गोल पत्थर जो लगे हैं साइड में, जब आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो वो कहाँ से आए वहाँ पर, इसका मतलब लाखों साल पूर्व, यानी जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ ना, तो एक समय ऐसा था जब जहां पर आप चल रहे हो, आज भले आप नदी से कम क्या हो, 500 फीट ऊपर हो, 1000 फीट ऊपर हो, लेकिन एक समय ऐसा था जहां पर आपकी गाड़ी चल रही है, नदी वहां पर बहती थी, उसने वी शेप वैली का निर्माण किया। इतना समझ में आया। तो कहीं पर भी अगर आपको पेबल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब, और खासकर नदी अगर नीचे बह रही है, तो ये समझ लीजिए कि नदी कभी उस लेवल पर थी और उसके द्वारा जो निक्षेप हैं वो जमा हो रखे हैं कहां पर। समझ में आ गया, ठीक। लेकिन दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी हैं, अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। आगे गोंडवाना लैंड का ही भाग है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों, इग्नियस रॉक, आग्नेय बोलते हैं किसको, इग्न मतलब आग होता है, इग्न मतलब, इसलिए उस रॉक को क्या कहा गया, इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस और सिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। रूपांतरण का बोला जाता है मेटामॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं, जब चट्टाने, भाई शुरू में जो चट्टाने बनी ना, अभी आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे हम, या वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, कि सबसे पहले जो चट्टाने, जो पैटर्नल रॉक है, वो क्या है, इग्नियस रॉक है। क्या है, जब वो टूट फूट हुई तो उसके बाद हमने बोला सेडिमेंट्री रॉक है। और इग्नियस और सेडिमेंट्री पर जब क्या हुआ, धूप पड़ी, पाला पड़ा, ठंड हुई, जो भी ये बाह्य प्रभाव पड़े, उसकी वजह से उसका क्या हुआ, रूप में अंतर आया। तो तब हमने क्या बोला, रूपांतरित, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीन ही तरह की रॉक पढ़ते हैं हम, इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिज्म किस में होता है, तीन तरह की रॉक में होता है। नंबर 1 इग्नियस रॉक का मेटामॉर्फिज्म होगा, रूपांतरण होगा। नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक का मेटामॉर्फिज्म होगा। और नंबर 3 कभी कभी मेटामॉर्फिक रॉक का भी मेटामॉर्फिज्म होगा, जिसको इंटेंस मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, अति रूपांतरण। यानी एक पत्थर है रूपांतरित है, एक चट्टान है रूपांतरित है, लेकिन फिर उसका रूपांतरण होगा, फिर उसका मेटामॉर्फिज्म होगा, यानी इंटेंस मेटामॉर्फिज्म। तो वो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना। अब ये जो जितनी भी आग्नेय चट्टानें हैं वो रूपांतरित होकर क्या बन चुकी है, नीस व सिस्ट के रूप में मेटामॉर्फिज्म हो चुका है उसका।
इस भाग के अधिकांश पर्वतराज श्रेणियां अवशिष्ट पर्वत की अवस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। अवशिष्ट बोलते हैं रेजिडुअल। मैंने कहा जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो पहले बहुत ऊंची रही होंगी, उस पर बारिश पड़ी, धूप पड़ी, हवा चली, मानवीय क्रियाकलाप हुए होंगे, जानवर चल, जो भी हुआ है, मतलब उससे कुछ गिरा है ना नीचे, तो घिस घिस कर क्या हो गई, वो छोटी हो गई। तो ऐसी पर्वत श्रृंखलाओं को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल माउंटेन्स। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल माउंटेन्स। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के अधोलिखित क्रम मिलते हैं। अब प्रायद्वीपीय चट्टानों की संरचना, भारत की संरचना में चट्टानों के क्रम कौन कौन से पढ़ने हैं? नंबर 1 आर्कियन क्रम की चट्टान है। ऊपर कीजिए भाई। जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई, इन चट्टानों का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सबसे पहले क्या हुआ? किन चट्टानों का निर्माण हुआ? आर्कियन। किससे बनी? लावा और मैग्मा से बनी। किससे बनी? लावा और मैग्मा के ठंडे होने से बनी। ये प्राचीनतम अर्थात मूलभूत चट्टानें मानव जीवन से भी अधिक पुरानी है। मानव तो बहुत बाद का है, ये तब की बात कर रहे हैं जब पृथ्वी क्या हुई? ठंडी हुई। तब किन चट्टानों का निर्माण हुआ? इन चट्टानों का निर्माण हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टानों का। ठीक है। इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है और ये अपने असली रूप को खो चुकी हैं। ये रवेदार हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें कैसी हैं? रवे बोलते हैं क्रिस्टल को। क्या बोलते हैं? ये रवेदार हैं जिनमें जीवाश्म का अभाव है। जीवाश्म मिलेंगे कहां से? जब जीवी नहीं होंगे तो उनके अश्म कहां से मिलेंगे? फॉसिल्स कहां से मिलेंगे? समझ में आ रहा है? आर्कियन क्रम की चट्टानें रवेदार हैं और फॉसिल्स का क्या है? अभाव है। इन चट्टानों पर आंतरिक शक्तियों का काफी प्रभाव पड़ा है। ये नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट प्रकार की है। अब यह याद करना आपने, फिर यह क्वेश्चन बन गया। नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट। ग्रेनाइट तो सुना होगा आपने, हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं खाली। हम बोलते हैं जी हमने किचन में ग्रेनाइट लगा दिया। इवन जिन सीढ़ियों से चल के आप आए वो क्या है? ग्रेनाइट है। लेकिन कभी फील करना उसे, जिस पे आप खड़े हैं वो कब की चट्टानें हैं। उसको भले ही आज मनुष्य ने बिल्कुल अच्छे से काट कर, तराश कर आपके चलने लायक बना दिया, लेकिन क्या है, या जिस किचन में आप काम कर रहे हैं तो करोड़ों साल पुरानी क्या है? रॉक है, जिस पर आप क्या कर रहे हैं। या कभी कभी लोग संगमरमर लगाते हैं, तो जिस संगमरमर में आप देखते हैं कई बार डिज़ाइन से होते हैं, आप लोग नहीं फील करते होंगे, मैं करता हूँ, तो उसमें डिज़ाइन सा होता है। तो मैं यही मानता हूँ कि भाई जब जो ऐसे समुद्री जीव जो अपने चारों ओर खोल बनाते थे वो क्या होंगे? दबे होंगे। तो उनके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी दबी होंगी। फिर वो धीरे धीरे किसमें? चूने में तब्दील हुए। फिर वो धीरे धीरे किसमें? संगमरमर बना। उनका क्या बना? अब उस संगमरमर को काट के पीस बनाकर, देखा होगा आपने बिल्कुल डिज़ाइन, जो मिस्त्री जो लगाता है तो डिज़ाइन से लगाता है, तो डिज़ाइन वो जो बीच में वो इम्प्योरिटी है वो क्या है? अब इटली का मार्बल है वो बिल्कुल सफ़ेद है, यानी वो जब दबा तो उसके बीच में कोई भी चीज़ नहीं दबी। समझ में आया? तो वो जो दागी पत्थर है, वो दाग जो आया वो इम्प्योरिटी की वजह से आया है कि जब जीव दबे तो साथ में कुछ और चीज़ें भी दब गई, जो जिसने क्या कर दिया? आपका डिज़ाइन बना दिया। तो फील करो ज्योग्राफी को, क्या करो? अपने अगल बगल देखो तो अपने आप समझ में आने लगेगी ज्योग्राफी आपको। चलिए जी आगे। इन चट्टानों पर आंतरिक शक्तियों का काफी प्रभाव पड़ा है, ये हो गया। इनका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार अर्थात झारखंड, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग पर है। मुख्य हिमालय के गर्भ भाग में भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। किसमें? इसमें मुख्य हिमालय के गर्भ में भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। दरअसल ये चट्टानें हिमालय पे कैसे आई? तो पता चला कि भाई यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना प्लेट के बीच में टैथिस सागर था, नदियां बह रही थी, नदियों ने अपने साथ क्या किया होगा? ले गए होंगे। अब अवसाद लेके गई होगी ना नदियां, वो कहाँ बिछ गई? टैथिस सागर की तलहटी में बिछ गई। प्लेट क्या हुई? टकराई। गोंडवाना प्लेट क्या हुई? यूरेशियन प्लेट से टकराई, सबडक्शन हुआ, नीचे घुस गई गोंडवाना प्लेट, तो क्या हुआ? फोल्ड पड़ा। क्या पड़ा? तो हिमालय का जब फोल्ड पड़ा तो हिमालय जो जितने भी आप ये देख रहे हो, ये क्या चीज है? ये कभी करोड़ों वर्ष पूर्व टैथिस सागर की गाद थी। गाद मतलब टैथिस सागर के फ्लोर में बिछा हुआ था ये सारा जितना भी सामान दिख रहा है आपको। समझ में आ रहा है?
जो आपको ये पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही हैं, आप तो उत्तराखंड के हो, आपको तो ऐसे भी समझाने की जरूरत नहीं कि भाई हिमालय क्या है। ये जितना भी दिख रहा है ये करोड़ों वर्ष पूर्व कहाँ था? टेथिस सागर के तलहटी पर था। और वो कहाँ से आया था? नदियां ले जाती हैं अपने साथ, और ये ले गई होंगी चट्टाने, और वो क्या हो गया? फोल्ड के साथ हिमालय के अंदर मतलब हिमालय के गर्भ भाग में भी इस प्रकार की चट्टाने क्या होती हैं? मिलती हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा इसे छोटा कीजिए। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे बढ़िए अब। आर्कियन क्रम से प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग निर्मित है। इसमें 3 पूर्ण सभ्यता युक्त चट्टानें मिलती हैं, बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस, नीलगिरी नीस। इसमें बुंदेलखंड नीस सबसे प्राचीन है। फिर यहां से क्वेश्चन बन गया, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम से जो प्रायद्वीपीय भारत की 2/3 भाग निर्मित है, इसमें 3 पूर्ण सभ्यता युक्त चट्टानें मिलती हैं। बंगाल, ये 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं आपने, बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस। इसमें सबसे प्राचीन कौन सी है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड समझ रहे हो? कहा? बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी वाली रानी, इसका मतलब क्या? उत्तर प्रदेश में झांसी और मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है पूरा, बुंदेलखंड वाला रीजन, वो सबसे प्राचीन है इनमें। क्या है? और जब आप जाओगे तो खुद फील करोगे इस चीज को। जब मौका मिलेगा, जब यूपीएससी क्लियर कर दोगे, लबासना के अंदर जाओगे और जब भारत दर्शन वो कराएंगे, तो जब देश के अलग अलग कोनों में आप जाओगे घूमने, अपने आप समझ में आएगा आपके कि हाँ अंतर तो है यार। ठीक है? ये फिर क्या हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पहले मुझे इसका मैप दिखा दीजिए अभी तक जो हमने पढ़ा। ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये ज्योग्राफी में एक चीज और समझ लेना, आपने सब लिख दिया और ये नहीं बनाया तो मजा नहीं आया, नंबर नहीं मिलेगा उतना अच्छा। आपको भारत का मैप बनाना सीखना पड़ेगा और भारत भारत जैसा ही लगना चाहिए। पहले बता दूं, कई लोग ऐसा मैप बनाते हैं भारत का कि वो पता ही नहीं चलता उसमें कि भारत है क्या है। भारत का मैप भारत जैसा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल एक एक चीज बाउंड्री को ऐसे बनाइए, लेकिन भारत को भारत जैसा बनाना है और जो क्षेत्र में जो चीज दिख रही है वो चीज आपने क्या करनी है? वहां पर दिखानी है। तो ये दिख गई आपको, इस मैप में दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो अब क्या करना है? आपने यहां से पढ़ा और आपने अपने नोट्स बनाए और उसको क्या करना? आपने लर्न करना। बट वर्ड लिमिट उठानी है वहां से। और थोड़ा जब आप अपने नोट्स बनाते हो तो अगर 250 शब्दों का बना रहे हो तो 300 शब्दों में बनाओ, क्योंकि वहां तक जाते जाते 250 अपने आप हो जाएंगे। ठीक है? ये समझ में आ गया? तो ये दिख रहा है, ये बुंदेलखंड वाला दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, थोड़ा पार्ट यहां पर दिख रहा है, थोड़ा पार्ट यहां पर दिख रहा है। इस तरह से दिखाना आप। ठीक है? और ये यहां पर ऐसे लिखना भी पड़ता है, आर्कियन चट्टानें, वरना क्या पता चल रहा है डॉट डॉट क्या है। जब आप मैप बनाते हैं तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर डॉट डॉट डाला और उसके आगे लिखा कि हम जो ये दिखा रहे हैं डॉट से, ये क्या दिखा रहे हैं। और जरूरी नहीं है डॉट से दिखाना है, आपके पास टाइम नहीं, डॉट बनाने में बहुत टाइम लगता है पेपर में। लाइन खींचे सीधे ऐसे जल्दी जल्दी, मतलब ये बाउंड्री बनाइए, जल्दी जल्दी लाइन खींचिए। या अब ब्लैक करने में भी टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं होता है मेंस में। तो क्या करना है कि मिनिमम जो चीज़ है, अब आप पता चला डॉट बनाना स्टार्ट किया, कुछ चित्रकार भी हमारे यहाँ और वो बड़े अच्छे अच्छे से डॉट बना रहे हैं, और क्वेश्चन करना था कितने मिनट में? 7 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। बड़ा क्वेश्चन होता 250 शब्दों का, और पता चला आपने 14 मिनट डॉट में ही लगा दिए, तो हो गया फिर तो, अब तो बाहर हो गए आप। तो काम इस तरह स्मार्ट वर्क करना है, मीन्स जल्दी से ड्रॉ किया मैप, जल्दी से हमने, बाउंड्री सही होनी चाहिए, उसके अंदर का नहीं देखता है वो। अब पता लगा कोई क्या कर रहा है, ब्लैक कर रहा है, उसको पूरी रिफिल क्या कर दी आपने, इसी में खर्च कर दी, वो भी नहीं करना है। कुछ इस तरह से कीजिए जिसमें आपका टाइम बचे। क्लियर हो गया? पहले तो दूसरा पेन उठाना ही कठिन हो जाता है, इतना समय होता ही नहीं है। हम लोगों ने जब मेंस लिखे तो लेके तो बहुत सारे पेन चले थे, काला पेन, नीला पेन, इस तरह का पेन, उस तरह का पेन, पर सच बताऊं
तो जिस पेन को पकड़ा और लिखा मेंस, तो स्टार्ट भी उसी पेन से किया, लास्ट में टाइम ही नहीं था इतना चेंज करने का। तो अब आप खुद सोच लीजिए। आगे दिखाएंगे मुझे, अब समय है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, पहले भाई मुझे थोड़ा सा ये दिखा दो, इसका मैप दिखा दो, मैप से समझ में आ जाएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, अब देखिए ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें दिख रही हैं, ठीक है, यहां दिख रही हैं, यहां दिख रही, देखिए जम्मू कश्मीर में दिख रही हैं, फिर ये हिमाचल में दिख रही हैं, थोड़ा सा उत्तराखंड और हिमाचल की उस पर दिख रही हैं, फिर राजस्थान और गुजरात में दिख रही हैं, फिर ये है, नहीं महाराष्ट्र कहाँ, हाँ मतलब ये तो गुजरात है, गुजरात और राजस्थान है, ये फिर विंध्याचल वाला पार्ट दिख रहा होगा, फिर ये कर्नाटक वाला पार्ट दिख रहा है, फिर ये छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई दे रहा है, उड़ीसा वाली साइड में दिखाई दे रहा है, फिर थोड़ा यहाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा यहाँ। और कितना टाइम लगता है इतना बनाने में? इसी की तो प्रैक्टिस करनी है। जो लोग घर में प्रैक्टिस कर लेते हैं उनका टाइम बचता है वहां पर। अब जो अपना हाथी वहां पर रवा कर रहा होगा तो समझो वो खाली यही बना पाएगा, बाकी लिख नहीं पाएगा। इसलिए कम से कम 20-20, 30-30 बार भारत का मैप बनाना पड़ता है घर में, बार बार भरना पड़ता है उसको। चाय पी रहे हैं, सामने अखबार रखा हो, उसमें भारत का मैप बनाकर जल्दी जल्दी क्या अचानक से दिमाग में आया कि आर्कियन क्रम की चट्टानें लिखनी है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें लिखनी है, तुरंत मैप बना दिया, तुरंत क्या कर दिया, भर दिया। जरूरी थोड़ा है कि व्हाइट पेज पे ही बनाना है, व्हाइट पेज पे भी अपने नोट्स बनाइए, लेकिन उसको बार बार क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप, तो समझ लीजिए आप टॉपर बनेंगे। क्या बनेंगे? और दुनिया नंबर 1 को याद रखती है, नंबर 2 को उतना क्या नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता जितना नंबर 1 को मिलता है। ये आप परिचित होंगे इस चीज से, है ना। और निकलते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पूरी दुनिया जो होती है नंबर 1 को क्या करती है, 2 पर भी दिक्कत, 3 को तो, हालांकि 3 क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये बोल रहा हूं कि अगर रैंक आपका 20 भी आ गया तो भी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन दुनिया है, उनको क्या पता कि 20वां रैंक लाने के लिए और 30वां रैंक लाने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। वह पहला रैंक चाहिए सबको, क्या है ना। तो इस तरह से कीजिए। कभी भी टॉपर्स की कॉपी देखेंगे तो बहुत साफ साफ लिखते हैं, उनके ये चीजें बहुत क्लियर होती है। इस चीज से मैंने कहा था आपको, आपकी उत्तर पुस्तिका ही आपका परिचय होती है। आपकी जो आंसर शीट है उसको देख के ही पता चल जाता है कि बच्चा कितना सिस्टमेटिक है और ये अधिकारी बनने लायक है कि नहीं है। ठीक है, आगे आइए भाई। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का बताइए मुझे। फिर अब इसकी थ्योरी पढ़नी हमने। धारवाड़ क्रम की, ये आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। फिर ध्यान रखना कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें किससे बनी, तो आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन यानी इरोजन, अपर्दन मतलब इरोजन, व निक्षेपण मतलब डिपोजिशन। निक्षेपण मतलब भाई जब इरोजन होता है तो डिपोजिशन भी तो होगा ना कहीं ना कहीं पर। तो अपर्दन और निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं? परतदार चट्टानें हैं। परतदार क्यों हैं? क्योंकि अपर्दन और निक्षेपण जब होगा तो परतें बनेंगी। क्या बनेंगी? इग्नियस रॉक में परतें नहीं पाई जाती हैं, लेकिन सेडिमेंट्री जो रॉक्स होंगी जहां पर उनमें क्या होती हैं, परतें पाई जाती हैं। हालांकि इग्नियस रॉक जैसे दक्षिण भारत का बता रहा था मैं, तो कौन सा मैग्मा एक ही बार बिछा, लावा एक बार बिछा, उसके ऊपर 2 बार पर परतें नहीं पाई जाएंगी इग्नियस रॉक में। लेकिन सेडिमेंटेशन जहां पर भी होगा, जहां पर भी क्या होगा, इरोजन होगा, वहां पर परतें पाई जाएंगी। तो इसको गोला करना है आपने। क्या करना है? मतलब हाइलाइटर चलाना, गोला करना। वो पुरानी परंपरा थी। नए बच्चों के पास नए क्या है, इक्विपमेंट्स, टूल्स हैं, तो आप अब क्या करते हो, हाइलाइटर चलाते हो। हाईलाइट करने से क्या हो जाता है, बैकग्राउंड मिल जाता है उसको, और वो सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो जाता है, छप जाता है कि हाँ परतदार चट्टानें हैं। कौन? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। किससे बनी है? आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से। आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के इरोजन और डिपोजिशन से। ये 2 चीजें याद हो गई, बस यही तो लिखना होता है। और प्री में इन्हीं के बीच में से पूछेगा। फिर अर्थात इस समय तक जीवों का, अच्छा 2 मिनट पीछे आइए। इसमें भी बोल रहा है कि इसमें क्या नहीं मिलते,
ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। जब जीवाश्म नहीं मिलते का कारण फॉसल्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? थे ही नहीं तो भाई किसके फॉसल्स मिलेंगे? जीव अभी अर्थात बता रहा है इस समय तक जीवों का विकास नहीं हुआ। अर्थात आगे बढ़िए, अर्थात इस समय तक जीवों का उद्भव नहीं हुआ था। विकास क्या, उद्भव पैदा ही नहीं हुए थे, तो फॉसिल्स कहां से मिलेंगे? इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़। जब मैं कर्नाटक का मैप करा रहा था तो मैंने स्पेशल कंसिडर किया था धारवाड़। मैंने कहा था हमने धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़नी है, वीडियो देखना पुराना, ठीक है। कुछ बच्चे तो अभी दूसरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा जो पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर था, फिर पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा बताया था जी। इसका मतलब जमा हो चुका है बहुत सारा, और ज्यादा जमा करना किसका कारण होता है? टेंशन का कारण होता है। इसलिए रोज के रोज निपटाइए भाई। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ बेलारी, बताया था मैंने, बेलारी वो जो कांग्रेस की सीट थी, शिमोगा जिलों में हुआ है। यह प्रायद्वीपीय व बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों में ही पाई जाती है। प्रायद्वीप में तो पाई जाती है, बाह्य प्रायद्वीप में भी पाई जाती है। अरावली श्रेणियां, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर, मेघालय पठार, मिकिर हिल्स। अब समझ में आ रहा है आपके? मिकिर हिल्स पढ़ा था हमने कहीं पर, कहां पर पढ़ा था? अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा था। डाफला, मिकिर, एबोर, पटकाई बम, कुछ याद आ रहा है? हाँ, तो मिकिर हिल्स। कहीं पे हमने मेघालय का पठार पढ़ा था, मेघों का आलय पढ़ा था, गारो खासी जयंतियां पढ़ी थी मेघालय में। हाँ, तो बस मेघालय वही है जहां गारो खासी जयंती है। तो मेघालय का पठार, छोटा नागपुर पढ़ा था हमने। कहां पढ़ा था? झारखंड में पढ़ा था। ये बालाघाट, अरावली, राजस्थान में पढ़ा था हमने, अरावली, है ना। के अलावा बाह्य प्रायद्वीपीय भारत में लद्दाख, कहां? लद्दाख, जास्कर, कुमाऊं पर्वत श्रेणियां, स्पीति घाटी, लाहौल स्पीति पढ़ा था हमने, हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी। अब क्या हो रहा है? मैप रीडिंग करने से, अगर आप बिना मैप रीडिंग के इसको पढ़ेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा क्या स्पीति क्या ये। लेकिन आपने क्योंकि मैप रीडिंग कर दी तो आप स्पीति बोलते ही हिमाचल चले गए, लद्दाख बोलते ही आप ऊपर वाले पार्ट में चले गए, जास्कर बोलते ही आप वहीं चले गए, है ना। कैसे पढ़ा था हमने? जब मैंने J&K कराया था तो मैंने बोला था ना, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल बताया था, ग्रेटर हिमालय, धौलाधर, शिवालिक, ये बताया था। तो बस हम तुरंत पहुंच गए जास्कर में। कुमाऊं पर्वत श्रेणियां, हम उत्तराखंड वाले पार्ट में पहुंच गए। उत्तराखंड मतलब कुमाऊं हिमालय बोलते हैं सतलज से और काली नदी तक, जो हिमालय है उसको क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय, ठीक है। और स्पीति हिमाचल पहुंच गए के निकट, वक्रता श्रेणी तथा असम के पठारी भाग में शिलोंग श्रेणी में, शिलोंग पहुंच गए हम अचानक से। कहां? मेघालय आदि के शिखरों एवं गर्तों में पाई जाती है। ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं? आंसर हाँ जी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं, सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि इन्हीं चट्टानों में मिलता है। सुने हो टंगस्टन? सुने हो? क्या होता है टंगस्टन? W से डिनोट करते हैं। जो आपकी पहले जो पुराने बल्ब होते थे, पहले क्वेश्चन पूछता था, अब तो LED चल रहा है। पहले पूछता है बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन की विशेषता क्या होती है? क्या होती है? अत्यधिक प्रतिरोध और बताइए हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होता है, मतलब उच्च गलनांक। क्या बोलते हैं हिंदी में? उच्च गलनांक, मतलब गलता नहीं है जल्दी से। इसीलिए बल्ब के अंदर आपके एक साल चलते थे वो बल्ब 100 वाट के, उसके अंदर इनर्ट गैसेस भरी जाती थी, कभी कभी वैक्यूम भरा जाता था। अब वो जमाना चला गया उन बल्बों का। हीटर में भी नाइक्रोम, हीटर में वायर नाइक्रोम की होती है, बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का होता है। और कहाँ मिलता है भारत में टंगस्टन? भारत में टंगस्टन कहां मिलता है? क्या डेगाना की खानों से मिलता है? डेगाना की खान से मिलता है टंगस्टन?
मिलता है राजस्थान में डेगाना की खान से। हाँ, ये सब क्वेश्चन बनते थे पहले। क्रोमियम पता है क्या होता है? अब केमिस्ट्री में नहीं आऊंगा मैं हल्का सा पूछ रहा हूं। सुना है क्रोमियम? लोहे के साथ अगर क्रोमियम को मिला दिया तो उसकी मजबूती और ज्यादा हो जाती है, ये पता है? चलिए, सोना तो पता ही है आपको, गोल्ड है ना, कोलार गोल्ड फील्ड्स। चलो आगे, आईएएस में बोला हुआ है इन्हीं चट्टानों से फ्लोराइट, इल्मेनाइट, सीसा, सुरमा, बुलफ्रॉम, अभ्रक, कोबाल्ट, एस्बेस्टस, गार्नेट, संगमरमर, कोर्डम खनिज प्राप्त होते हैं। सोना कर्नाटक में क्वाड चट्टानों की अधिकता होने से कोलार और धारवाड़ की घाटी में बहुतायत में मिलता है। कोलार से हमने बहुत सोना निकाल दिया, अब शायद हम दूसरी गोल्ड फील्ड हमने ढूंढ लिए हैं। रामगिरी देखिए तो, कोलार कर्नाटक में पड़ता है आपका। अब जो सोना निकाला जा रहा है, नई खानें कौन सी हैं हमारी? रामगिरी की हैं क्या? हाँ जी, आंध्र प्रदेश में रामगिरी। ठीक है। धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोरदाड़ पर्वतों के रूप में हुआ था। अब यह ध्यान रखना आपने, अरावली माउंटेन रेंज कैसी थी? फोल्डेड। कैसी थी? मोरदार पर्वत श्रृंखला थी, बहुत ऊंची थी, घिसकर अब कैसी है? अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन्स में आती है, रेसिडुअल माउंटेन्स में। कब हुआ था निर्माण? धारवाड़ काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? इसके बाद यह समतल हो गई। यह संसार की सबसे पुरानी मोरदार पर्वत श्रृंखला है। अब यह अवशिष्ट में विद्यमान है। अब रेसिडुअल माउंटेन्स का उदाहरण है। संसार की सबसे पुरानी मोरदार पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर अरावली। अब आगे जी हम कुडप्पा तंत्र में। इसमें इसका मैप दिखा दीजिए पहले मुझे, कुडप्पा का। ऊपर था शायद, ये देखिए। और दोनों को अगर हम देखें, दोनों का वो क्या करें, हम कंपेयर करें, तो देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ थी? उसने कहा था प्रायद्वीपीय भारत में तो है ही, प्रायद्वीप से बाहर भी है। प्रायद्वीप से बाहर क्या हो गया? ये प्रायद्वीप से बाहर, ये प्रायद्वीप से बाहर, ये सब प्रायद्वीप से बाहर है ना भाई? अगर हम यहां पर हैं तो प्रायद्वीप से बाहर है, बाकी यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां। अब कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहां कहां दिखाई दे रही हैं? एक ये दिखाई दे रही है गुजरात और राजस्थान में। इस पार्ट के खत्म होते ही यहां पर जो पार्ट दिख रहा है वो क्या है? कुडप्पा है। कुडप्पा छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, उससे ऊपर दिखाई दे रहा है शायद। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये दिख रहा है। नीचे यहां पे मैंने लोहे की खान बताई थी, एक कौन सी बताई थी? आयरन ओर मिलता है। दांतेवाड़ा से नीचे मैंने एक खान बताई थी आपको, कौन सी बताई थी? लॉ एस्क मिलता है जहां से, छत्तीसगढ़ में। आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रही है, कर्नाटक में दिखाई दे रही है। हल्का सा बताइए भाई, भूल गए? छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा के आसपास मैंने एक खान बताई होगी, लोहे की खान। मैप में देखिए ना, मैप में मिल जाएगा। बेलाडीला की खान, कौन सी? बेलाडीला, आयरन ओर के लिए फेमस है। उत्तराखंड का क्वेश्चन है ये तो, टीसीएस में पूछा गया था। कहां पूछा गया था? तो सबसे पहले आपने ये बनाना सीखना है भाई, कुडप्पा क्रम की चट्टानों के लिए आपने ये बनाया, ठीक है। अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, आगे आइए। इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन। अब इनका निर्माण किससे हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन से। इनका निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से हुआ है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ था भाई? जब धारवाड़ पढ़ रहे थे हम, तो वहां पर क्या पढ़ा था हमने? कुछ याद आया? आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण, इरोजन और डिपोजिशन से हुआ था।
अब इनका निर्माण किससे हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ। ये अपेक्षाकृत कम रूपांतरित है, मेटामॉर्फिज्म नहीं हुआ है इनका ज्यादा, परंतु इनमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। फिर दोबारा वही जीवाश्म, जब जीव हुए ही नहीं तो जीवाश्म कहां से मिलेंगे? जब जीव होंगे तभी तो फॉसिल्स मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट बताया होगा मैंने, जैसे धारवाड़ वहां बताया था, तो वैसे कुडप्पा आंध्र प्रदेश में। अभी आंध्र में, तेलंगाना में, देख लो एक बार, आंध्र में ही है। वहां पर यह एक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। यह चट्टानें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमालय के कुछ क्षेत्रों, कृष्णा घाटी, कृष्णा नदी घाटी, नल्लामलाई श्रेणी, चेयार श्रेणी तथा पापाधानी श्रेणी में भी विस्तृत रूप से पाई जाती है। हमने वो बना दिया, चित्र बना दिया, अब उसको हम लिख रहे हैं कि हमने भाई कहां कहां पर बनाई है। हमने बनाई है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमालय के कुछ क्षेत्र, कृष्णा घाटी, नल्लामलाई हिल्स। नल्लामलाई हिल्स याद आ गया? नल्लामाला हिल्स इसको बताया था मैंने। चेयार हिल्स, पापाधानी श्रेणी विस्तृत रूप से पाई जाती है। बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, एस्बेस्टस तथा चूने के पत्थर की चट्टानों से इनका निर्माण सामग्री मिलती है। क्या क्या मिलता है? बलुआ, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर मतलब क्वार्टजाइट, स्फटिक, स्लेट, संगमरमर, मार्बल, एस्बेस्टस तथा चूने के पत्थर की चट्टानों से इसके निर्माण सामग्री मिलती है। धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुडप्पा चट्टानें आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण। वो क्यों महत्वपूर्ण थी? वहां सोना, तांबा, क्या क्या मिल रहा था? जस्ता, है ना। यहां पे क्या मिल रहा है? बलुआ पत्थर, स्लेट, संगमरमर, एस्बेस्टस। ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण नहीं है, बट कम महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। इन चट्टानों से लोहा तथा मैग्नीज कुडप्पा तथा कुर्नूल जिले में एस्बेस्टस व टैल्कम पाउडर बनता है, जिससे रंगीन पत्थर भी प्राप्त किया जाता है। बालू का पत्थर, चूने का पत्थर, सीसा तथा पूर्वी राजस्थान में इन्हीं चट्टानों से तांबा, कोबाल्ट और रांगा मिलता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों से ही पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। ईस्टर्न घाट का निर्माण किनसे हुआ है? आंसर कुडप्पा क्रम की चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? ठीक है। अब उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें, फास्ट चलते हैं, थोड़ा सा रह गया। विंध्यन क्रम की चट्टानें, यह चट्टानें कुडप्पा चट्टानों के बाद बनी हैं। इन चट्टानों का नाम विंध्याचल के नाम पर पड़ा है। परतदार चट्टानें, यह परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। खासकर यह ध्यान रखना आपने, जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। जल में निक्षेप, डिपोजिशन होने से हुआ है। यह निक्षेप समुद्र व नदी घाटियों में एकत्र हुए हैं। विंध्यन चट्टानों से प्राप्त होने वाला बलुआ पत्थर इस तथ्य का द्योतक है। विंध्य क्रम गंगा के मैदानों और दक्कन पठार के मध्य जल विभाजक रेखा बनाती है। इस क्रम की चट्टानें लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं। पूर्व में झारखंड के सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा, रोहतास, वो शेरशाह सूरी का ही क्षेत्र है, मतलब रहा है। क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तथा उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद, याद आ रहा है होशंगाबाद तक विस्तृत रूप से फैली है। इनकी अधिकतम चौड़ाई आगरा तथा नीम के बीच में है। भांदर, बिजवार तथा कैमूर श्रेणियां इसी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, भांदर, बिजवार और कैमूर, कैमूर से खासकर पूछेगा। कैमूर रेंज किस क्रम की चट्टानों से निर्मित है? आंसर आंसर विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार, जहां चूना पत्थर मिलेगा वहां सीमेंट उद्योग होगा। सतना सीमेंट उद्योग का आधार है। बलुआ पत्थर जो लाल रंग का है, इमारतों के निर्माण में काम में लाया जाता है। सांची का स्तूप, याद आया? रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली में नहीं मिलता है पत्थर, बाहर से मंगाया गया लाल किला जो बनाया गया। जामा मस्जिद, आगरे का किला, सिकंदरा, अकबर की कब्र है यहाँ पर सिकंदरा में। फतेहपुर सीकरी इन्हीं पत्थरों से बनी है। इसी क्रम की चट्टानों के खानों में पन्ना और गोलकुंडा के हीरे प्राप्त होते हैं।
इतना क्लियर हो गया। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच में हुआ है। यह कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भारत का 90% से अधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। 90% कोल कहां मिलता है? आंसर गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। यह क्वेश्चन बना हुआ है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। 90% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यह परतदार चट्टानें हैं। परतदार मतलब समझ में आ गया? परतदार चट्टानें हैं एवं इनमें मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसका मतलब जीवों का विकास हो चुका था, तभी तो मछलियां मिल रही हैं, उनके फॉसिल्स मिल रहे हैं। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थ से हुआ है। दामोदर, राजमहल, महानदी, गोदावरी, आगे व उसकी सहायक नदियों तथा कच्छ, काठियावाड़, पश्चिम राजस्थान, सोन घाटी, वर्धा घाटी, वर्धा नदी बताई थी मैंने, वर्धा शिक्षा सम्मेलन आदि में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। इसका एक बार इसका वो दिखा दीजिए। ये देखिए, ये तो गोंडवाना क्रम की है, उसके नीचे होगा मैप एक। विंध्यन क्रम की चट्टानें दिखाओ ना, ये रही विंध्यन क्रम की चट्टानें, दिख रही हैं? ये यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां कैमूर स्पेशल लिखा हुआ उसमें, ठीक है। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। ये दिख रहा है मैप, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ठीक है। ये नेवेली इसीलिए बोलते हैं यहां पर, ताप विद्युत ग्रह, तमिलनाडु में। कितना बचा हुआ इसके आगे? कुछ है बताइए, क्या है? दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ है। मेसोजोइक याद रखना है, क्रिटेशियस याद रखना है। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन, विदर्भ क्षेत्र को याद करना है आपने, ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन याद रखना है। जो जो लिखने में आपने, लावा का बृहद उद्गार हुआ था, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। आच्छादित मतलब बिछ गया। इस क्षेत्र में 600 से 1500 मीटर एवं कहीं कहीं पर 3000 मीटर की मोटाई तक बेसाल्टिक लावा, इसको ध्यान रखना है, और डोलोमाइट का जमाव मिलता है। यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। आगे दिखाइए। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश में फैला है। इसके अलावा कुछ टुकड़ों के रूप में झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु में फैला है। ये देखिए भाई, ये पहले चित्र दिखा दीजिए, चित्र दिखाइए। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्या है? दक्कन ट्रैप, ठीक है। आगे बढ़िए। राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले जुरासिक कल्प में हो गया था। ज्ञातव्य है कि इन कठोर चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी ऑब्लिक रेगुर मिट्टी का निर्माण इसी से हुआ है। इसके बाद ये बाद में पढ़ेंगे महत्व। ये यहां पर हमने क्या कर दिया इसको, ठीक है।